हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ऊर्जा के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो ऊर्जा के प्रकार है वो दोस्तों कितने होते हैं। ऊर्जा के इस प्रकार में जो आपकी ऊर्जाएं होती हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और इनकी जो पहचान है दोस्तों, वो हम अपने दैनिक जीवन के साथ घटित होने वाली घटनाओं में किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही आपके भौतिकी में इन ऊर्जाओं का जो व्यंजक है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, वो सारा चीज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ऊर्जा के प्रकार को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊर्जा के प्रकार का, तो दोस्तों आपकी ऊर्जा के जो प्रकार है वो दोस्तों आपके वस्तु की प्रकृति के रूप में किया गया है। यानी कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण सृष्टि में जो आपकी वस्तु की जो प्रकृति है दोस्तों, वो आपके दो रूपों में पाई जाती है। पहला, अगर कोई वस्तु स्थिर हो, दूसरा अगर कोई वस्तु गतिमान हो। यानी आप जानते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में किसी वस्तु की जो अवस्था होती है वो दो रूप में होती है भौतिकी के तौर पर, ठीक है। पहला जब वो गतिमान रूप में रहता है और दूसरा जब वो विराम रूप में रहता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ कर रखना कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, यानी जिस वस्तु के अंदर गति करने की क्षमता है, जो अपनी गति को प्रदर्शित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो गति करने का कार्य कर रहा है। मेरी बातों को आप लोग देखना, यहाँ पर ध्यान समझना। अगर कोई वस्तु गतिमान है, यानी उसके अंदर गति करने की क्षमता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो क्या कर रहा है, वो गति करने का कार्य कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्षमता उसके ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों आप इस संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप दोस्तों दो ही रूपों में किसी वस्तु को देख सकते हैं। पहला, या तो दोस्तों गतिमान रहती है और दूसरा या तो वो विराम में रहती है। तो दोस्तों अगर जिस वस्तु के अंदर, जिस पिंड के अंदर अगर गति करने की क्षमता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके अंदर जो ऊर्जा है वो दोस्तों आपके गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि अगर वो गतिमान है, अगर वो गति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके अंदर यह गति करने की क्षमता है, और गति करना एक प्रकार का कार्य कहलाता है। इसलिए इसकी इस ऊर्जा का दोस्तों जो नामकरण है वो हमारे वैज्ञानिकों ने गतिज ऊर्जा के रूप में दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा। तो दोस्तों जो दूसरा है आपका, वो होता है आपके स्थिर अवस्था। यानी स्थिर अवस्था का मतलब विराम अवस्था। अगर इस संसार का जो भी वस्तु आपके विराम के फॉर्म में रहता है, रेस्ट के फॉर्म में रहता है, अपने स्थिर अवस्था में रहता है, तो उस स्थिति में दोस्तों उस वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो संचित रहती है। वो दोस्तों उसकी जो ऊर्जा होती है वो कलेक्ट रहती है, और इस ऊर्जा को हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दिया था स्थितिज ऊर्जा। और इसके आधार पर ही, यानी किसी वस्तु के गति और विराम के आधार पर ही आपकी ऊर्जा के जो प्रकार है वो दोस्तों दो रूपों में किए गए थे। पहला आपके गतिज ऊर्जा के रूप में और दूसरा आपके स्थितिज ऊर्जा के रूप में। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे ये बोले कि अगर कोई एक ऐसी वस्तु जो अपनी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों को एक साथ प्रदर्शित करती हो, तब हम लोग उसकी ऊर्जा को किस नाम से जानेंगे। तो दोस्तों अगर जब भी कोई वस्तु अपने आप को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों को एक साथ एक ही रूप में क्या करेगी, मतलब एक साथ प्रदर्शित करेगी, तो उस स्थिति में इसकी जो ऊर्जा होगी वो आपके यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या कहलाता है, आप देख सकते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु में आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों एक साथ दोस्तों अगर आपको वहाँ पर उपस्थित दिखाई देते हैं, तो उसकी इस ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए कि आखिर ऊर्जा का जो वर्गीकरण है वो दोस्तों मूलतः किस तरीके से किया गया है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यानी कि आपके ऊर्जा के दोस्तों जो वर्गीकरण है वो वस्तु के प्रकृति के आधार पर किया गया है। यानी कि अगर कोई वस्तु अपने स्थिर अवस्था में रहेगी तो इस स्थिर अवस्था के लिए उसकी ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानेंगे। अगर कोई वस्तु दोस्तों आपके गति की अवस्था में रहेगी तो उस गतिमान वस्तु के लिए उसकी ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा के रूप में जानेंगे। और अगर कोई वस्तु स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के साथ रहेगी तो उसकी ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में दोस्तों समझने वाले हैं सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग गतिज ऊर्जा को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको स्थितिज ऊर्जा भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं गतिज ऊर्जा पर। तो आपने अभी जाना कि जिस किसी भी वस्तु के अंदर अगर गति करने की क्षमता है, मेरी बातों को समझिएगा, जिस किसी भी वस्तु के अंदर अगर गति करने की क्षमता है तो दोस्तों उसकी यही क्षमता उसके गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा। तो इसका परिभाषा दोस्तों देख सकते हैं, किसी वस्तु को उसकी गति के कारण
कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता है वही दोस्तों आपकी ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं भाई, तो देख सकते हैं यहाँ पर बंदूक से छोड़ी गई गोली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हम बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो बंदूक तो आपका स्थिर रहता है, लेकिन उस बंदूक से निकला हुआ जो गोली है वो गतिमान हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गोली है वो गति कर रही है। जब गोली गति कर रही है तो कहीं ना कहीं उस गोली के अंदर गति करने की क्षमता है। उस गोली के अंदर क्या है दोस्तों, गति करने की क्षमता है। और इसी क्षमता को हम लोग किस रूप में जानेंगे, तो हम लोग गतिज ऊर्जा के रूप में जानेंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में, धनुष से छोड़ा गया तीर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से डाल देते हैं। ठीक है, धनुष से छोड़ा गया तीर। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब आप तीर को दोस्तों चलाइएगा तो बिना दोस्तों आप लोग धनुष की सहायता से उसे नहीं चला सकते। जब दोस्तों आप लोग तीर को धनुष की सहायता से चलाते हैं तो जो तीर है दोस्तों वो क्या करती है, अपने आप को गति की अवस्था में प्राप्त कर लेती है। और इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपकी तीर है वो अपने किस ऊर्जा को फॉर्म को दर्शा रही है, तो वो दोस्तों अपने गतिज ऊर्जा के रूप को वो दर्शा रही है, क्योंकि उस तीर के अंदर गति करने की क्षमता है। ठीक है, अगर हम बात करें गतिमान हथौड़ा, तो दोस्तों आपने कील ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया होगा। कभी भी अगर आप कोई कील अगर ठोके होंगे तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने हथौड़े का प्रयोग किया होगा। तो देख सकते हैं कि जब आप कील को ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से हथौड़े का प्रयोग करते हैं, तो ये जो चलने वाली जो आपका हथौड़ा है वो भी किस फॉर्म में रहता है, तो वो भी दोस्तों आपके गति के ही फॉर्म में रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये अपने गतिमान स्थिति में है तो इसकी जो ऊर्जा होगी वही आपके गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं गिरती वर्षा की बूंदें, तो दोस्तों आपके बादल से जब वर्षा होती है तो जो दोस्तों वर्षा होती है उनकी जो पानी होती है वो अपने गतिमान रूप में रहती है। गति के कारण क्या होता है, वो जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो आपके धरती पर आती है। पहाड़ या पर्वत से दोस्तों कोई पानी गिरता है तो दोस्तों जब वो पहाड़ से जब वो पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं अपने वो गति के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यानी कि गिरता हुआ जो पानी है दोस्तों वो अपने आप को गतिमान रूप में प्रदर्शित करता है, और इसकी जो क्षमता है गतिमान रूप में होने की, यही क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना दोस्तों कार्य का ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकता, और बिना कार्य का दोस्तों कोई भी काम किया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देख सकते हैं बहती हवा। तो जो आपका हवा बह रही है तो उसके अंदर भी क्या होती है, गति होती है। यानी कि बहती हवा का मतलब होता है चलने वाली हवा, और चलने वाली हवा जो होती है वो अपने गतिमान रूप को प्रदर्शित करती है। इसीलिए दोस्तों इसकी ऊर्जा को हम लोग किस फॉर्म में जानेंगे, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में जानेंगे। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन अभी आपका जो समझा हुआ जो ज्ञान है अभी दोस्तों आधा अधूरा है। आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर और समझना। देखिए दोस्तों आपने यहाँ पर ये जाना कि अगर हम धनुष से अगर तीर को छोड़ते हैं तो जो तीर है आपकी वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों धनुष से तीर छोड़ने से पहले जो आपकी तीर है वो दोस्तों अपने स्थिर फॉर्म में रहती है, अपने विराम के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप लोग धनुष की सहायता से तीर को छोड़ते हैं तो अपने गति की अवस्था में आ जाती है, और इसकी यही जो गतिमान अवस्था है वो आपके गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर जो आपके धनुष से छोड़ा गया जो तीर है वो तीर अपने गति को कैसे प्राप्त करती है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग दोस्तों समझिएगा। देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका ये दोस्तों धनुष है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये आपका धनुष है। तो दोस्तों इस धनुष में मान के चलते हैं कि ये है डोरी जिससे धनुष को छोड़ा जाता है। और जब आप दोस्तों छोड़ने के लिए जब आप इस डोरी का प्रयोग करोगे तो ये जो डोरी होगी वो दोस्तों क्या होगी, ये दोस्तों तनेगी, यानी आप इसको तानिएगा, और तानने के बाद दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों तीर को रखा जाता है इस डोरी पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब आप डोरी को तानते हैं यानी जब आप डोरी को खींचते हैं, यानी यहाँ से जब आप पकड़कर डोरी को खींचिएगा तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि डोरी पर स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है।
ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो मतलब होता है वो दोस्तों ये होता है कि जब किसी वस्तु के स्थिति और उसके आकृति में परिवर्तन के कारण जो उसके अंदर दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस डोरी की स्थिति में आप परिवर्तन कर रहे हैं, यानी पहले जो डोरी थी आपकी वो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या था, ये दोस्तों इस फॉर्म में था, यानी वो रेखा के फॉर्म में था, सरल रेखा के फॉर्म में था। लेकिन जब आपने इस डोरी को खींचा तो इसने अपने आकृति में परिवर्तन ला दिया। ये परिवर्तन दोस्तों कैसा हो गया, तो यह त्रिभुजाकार हो गया। और इस त्रिभुजाकार रूप में होने के कारण जो आपकी डोरी की जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों काफ़ी बढ़ गई। यानी कि इस डोरी पर जानते हैं, इस डोरी पर दोस्तों आपकी ऊर्जा है कौन सी, तो स्थितिज ऊर्जा है। और जब आप इस डोरी की सहायता से तीर को छोड़ते हैं तो इसकी जो यही स्थितिज ऊर्जा है इस डोरी का, ये दोस्तों क्या होता है कि इस तीर के साथ कन्वर्ट हो जाती है, यानी इस तीर के साथ स्थानांतरित हो जाती है। और जब इस तीर के साथ स्थानांतरित हो जाती है तो दोस्तों इसी ऊर्जा के कारण आपका जो ये तीर है वो दोस्तों अपने आप को गतिमान की अवस्था में कर लेता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर डोरी दोस्तों आप लोग कम तानोगे और कम तान कर अगर आप तीर को छोड़ोगे तो आपकी जो तीर है उस धनुष से निकलने वाली वो कम दूरी तय करेगी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा तानोगे तो दोस्तों आपका जो तीर है वो थोड़ा सा क्या होगी, अधिक दूरी तय करेगी। अगर थोड़ा सा और तानोगे तो दोस्तों आपकी जो तीर होगी उससे थोड़ा सा अधिक दूरी तय करेगी। अगर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तानिएगा तो उस स्थिति में जो आपके धनुष से निकलने वाली जो दोस्तों तीर है वो बहुत ही अधिक दूरी तय करेगी। यानी जितना आप तान रहे हैं उतना दोस्तों उसको क्या मिल रहा है, स्थितिज ऊर्जा दोस्तों उसको मिल रहा है। और स्थितिज ऊर्जा के प्रभाव से ही आपका जो ये तीर है वो दोस्तों गति कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब यह अपने सरल रेखा के रूप में ये डोरी थी, स्थिर रूप में ये डोरी थी, तो उस समय इसकी जो संचित ऊर्जा थी वो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या थी, वो कम थी। लेकिन जैसे ही अगर हम इसके स्थिति में परिवर्तन कर दिए तो इसकी दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ गई। और इस स्थितिज ऊर्जा के कारण आपके इस तीर में क्या हुआ, तो दोस्तों गति करने की क्षमता आ गया और इसी क्षमता को हम लोगों ने गतिज ऊर्जा का नाम दे दिया। अब देखिए जैसे कि मान के चलते हैं, अभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया कि हम लोग कील को ठोकने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कील को ठोकने के लिए हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कील को ठोकने के लिए जो आप हथौड़े का प्रयोग करते हैं, तो हथौड़ा चलाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि हथौड़े की स्थिति में आप परिवर्तन करते हैं। कैसे, देखिए आप इसको ऊपर उठाते हैं, ऐसे ऊपर उठाते हैं। तो दोस्तों ऊपर उठाने के क्रम में देखिए जब आप इसको ऊपर उठाते हैं ना तो ऊपर उठाने के क्रम में क्या होता है कि इस पर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। देखिए आप इसको ऊपर उठाते हैं तो इस पर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। और फिर जब इसकी स्थितिज ऊर्जा को संचित जो हुआ है ना हथौड़े पर, जब इस स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों जब आप फिर क्या करते हैं कील ठोकने के लिए इस हथौड़े का प्रयोग करते हैं तो इसकी जो यही स्थितिज ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा के रूप में। जब ये गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है तो आपका जो कील है वो दोस्तों आसानी से दीवार में वो धंस जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप मुक्के का प्रहार किसी वस्तु पर अगर आप धीरे से करोगे तो दोस्तों आपको चोट कम लगेगा, ठीक है, चाहे उस वस्तु को जो क्या बोलते हैं आपका जो बल का प्रभाव है वो कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा रफ्तार के साथ अगर उस वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर दोस्तों अगर आप क्या करते हैं उस पर प्रहार अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपके द्वारा किए गए प्रहार का जो प्रभाव है उस पर बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब आपने इस मुक्के को दोस्तों आपने पीछे की ओर खींचा है तो इसमें काफ़ी क्या हो चुकी है, स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है। और जब आप इसको गति में लाते हैं तो आपका यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और जिसके प्रभाव से उस सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा क्षतिग्रस्त होना पड़ जाता है। तो यही दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा और आपका स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरे से संबंध होता है। आगे आप समझ सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि पहाड़ से गिरने वाली पानी, तो दोस्तों पर्वत से जो पानी गिरती है वो गिरने से पहले अपने किस फॉर्म में रहती है, तो गिरने से पहले अपने स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में रहती है जब तक पहाड़ से पानी नहीं गिरता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पहाड़ से पानी गिरता है तो पहाड़ से पानी जो गिरता है दोस्तों उस स्थिति में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब पहाड़ से पानी गिर रहा है तो वहाँ पर इसकी जो दोस्तों जल है वो मान के चलते वो संचित रहता है, ठीक है।
इसलिए उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी संचित रहता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो गतिमान अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों कन्वर्ट होकर हो जाती है गतिज ऊर्जा के रूप में। और जब ये गतिमान रहता है तो हम लोग समझेंगे कि गिरने वाला जो जल है वो कहीं ना कहीं अपने गतिज ऊर्जा के रूप को वो प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस संसार का जो भी वस्तु अपने आप को अगर गति की अवस्था में रखता है तो उसकी यही गति की जो अवस्था है दोस्तों वो आपके गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। अगर किसी वस्तु के स्थिति एवं आकृति के कारण जो दोस्तों कार्य करने की क्षमता होती है, यानी उसके अंदर जो ऊर्जा आती है, उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर घंटी को जब बजाते हो तो देखिए, जब घंटी को बजाने के लिए दोस्तों उसका जो गोल होता है ना, बजाने के लिए जो उसका पता ना क्या था उसको बोलते हैं, जो उसको आप उठाते हैं बजाने के लिए, अगर धीरे से दोस्तों अगर आप उसको उठाओगे तो जो घंटी होगा वो कम आवाज़ करेगा क्योंकि उसको कम ऊर्जा मिली है। अगर थोड़ा सा और मतलब ऊपर उठाओगे और फिर दोस्तों उसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करेगा। यानी कि देखिए आप जितना दोस्तों ऊपर उठा रहे हैं उतना आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों बढ़ रही है, और जब आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो उस स्थिति में आपकी जो यही स्थितिज ऊर्जा है बढ़ी हुई वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है ध्वनि ऊर्जा के रूप में। और इसलिए आपके द्वारा छोड़ा गया हर बार में क्या होता है कि जो घंटी से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो तेज सुनाई पड़ती है। अगर बहुत ही तेज से क्या कीजिएगा, ये जो गोल जो धातु का जो बना हुआ रहता है, अगर उसको तेज से दोस्तों प्रहार करिएगा तो आपकी जो घंटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी स्थितिज ऊर्जा काम करती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो विशेषता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो विशेषता है, जो जैसे है मैंने आप लोग को बताया। देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु की गति का सबसे मुख्य कारण उसकी गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो कहीं ना कहीं उस वस्तु में गति करने के लिए कौन सी ऊर्जा विद्यमान है, तो उस वस्तु में गति करने के लिए गतिज ऊर्जा विद्यमान है, क्योंकि बिना गतिज ऊर्जा के कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा 2 नंबर में इसमें बताया जा रहा है गतिज ऊर्जा को ई के से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग ऊर्जा को सुनिश्चित करने के लिए यानी दर्शाने के लिए ई का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है एनर्जी। लेकिन आपकी जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी, आपकी यांत्रिक वाला है या आपका स्थितिज वाला है या आपका गतिज वाला है, कौन सी है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं के, जिसका मतलब होता है काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग गतिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो अगर कहीं पर भी दोस्तों अगर आपको काइनेटिक एनर्जी अगर आपको दर्शाना रहता है तो वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ कर रखना। आगे देखिएगा इसमें है यह एक प्रकार का संचित ऊर्जा नहीं है। मैंने आप लोग को बताया कि जैसे दोस्तों यहाँ पर जो आपकी डोरी है तो इस डोरी में क्या है, स्थितिज ऊर्जा संचित है। और जब दोस्तों आप इस डोरी को जब दोस्तों आप फैलाते हैं यानी जब आप इसको खींचते हैं, इसकी दोस्तों आकृति में जब आप परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस डोरी के आकृति में परिवर्तन करने के लिए आपको कार्य करना पड़ा, यानी आपके द्वारा कार्य हुआ। और आपके द्वारा दोस्तों जो कार्य हुआ है वही दोस्तों जो कार्य है वो डोरी में क्या होती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और यही दोस्तों जो आपकी ऊर्जा है वो आपके स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर जो संचित होने का जो काम है वो कौन करता है, तो स्थितिज ऊर्जा, ना कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में बिल्कुल भी ऊर्जा का संचयन नहीं होता। ठीक है, इसमें देख सकते हैं यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा ए, देखिए यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा ए हो तो उसे विरामावस्था में लाने के लिए ई के बराबर ही कार्य करना पड़ेगा। देखिए आप लोग समझिएगा, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर पिंड अगर ई गतिज ऊर्जा से क्या हो, अगर वो गतिमान है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए, उसे विरामावस्था में लाने के लिए हमको उस ऊर्जा के बराबर ही कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आपकी डोरी है, इस डोरी को आपने कहाँ तक उठाया है, तो दोस्तों आपने इसको यहाँ तक उठाया है। तो कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि आपने इस डोरी को दोस्तों एच ऊंचाई तक उठाया है। कहाँ तक दोस्तों, तो एच ऊंचाई तक आपने इसे उठाया है। तो दोस्तों आपको इस डोरी को एच ऊंचाई तक खींचने के लिए, एच ऊंचाई तक उठाने के लिए आपको बल लगाना पड़ा होगा। और आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा लगाए गए बल की दिशा में ये जो डोरी है आपकी वो विस्थापित हो चुकी है। तो आप यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने डोरी के ऊपर कार्य किया है, और आपके द्वारा दोस्तों जो किया गया कार्य वही आपका कार्य इस डोरी पर क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आपने जाना ना, जिस वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की कमी
होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है धनुष की डोरी पर, तो दोस्तों आपकी ऊर्जा में कमी होगी। और आपने जो कार्य इस धनुष की डोरी पर किया है तो इस धनुष की डोरी में जो ऊर्जा का दोस्तों जो संचयन है इसमें वृद्धि होगी। और इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि या मतलब इस स्थिति से इस स्थिति तक में इसकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा ई हो तो उसे विरामावस्था में लाने के लिए ई के बराबर ही कार्य करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या बोला, गतिज ऊर्जा, यानी अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा ई हो तो उसे विरामावस्था में लाने के लिए ई के बराबर ही कार्य करना पड़ेगा। और आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही कहीं ना कहीं दोस्तों आपके ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि कोई कार है, ठीक है, तो अगर दोस्तों ये कार आपके गति की अवस्था में, तो कहीं ना कहीं इसका जो ऊर्जा होगा वो आपके गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा। तो मान के चलते हैं कि जो आपका कार है वो दोस्तों ई ऊर्जा के साथ गतिमान है और हमें दोस्तों इस कार को रोकना है। तो दोस्तों इस कार को रोकने के लिए इस कार पर जो कार्य करना होगा वो दोस्तों आपको ई के बराबर करना होगा। जब आप इस कार पर ई के बराबर कार्य करोगे तो आपके द्वारा किया गया दोस्तों जो कार्य होगा वो दोस्तों इस कार पर क्या होगा, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस कार की जो ऊर्जा होगी आपके द्वारा दोस्तों किए गए कार्य से प्राप्त ऊर्जा की क्या हो जाएगी, यह बराबर हो जाएगी। और आपने इस कार पर विपरीत दिशा में क्या किया है, कार्य किया है, इससे इसकी जो ऊर्जा होगी वो दोस्तों ऋणात्मक रूप में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इसके टोटल ऊर्जा का तो टोटल ऊर्जा जो होगा वो दोस्तों आपको प्राप्त होगा कैसा, तो वो प्राप्त होगा 0, यानी ई बराबर 0। और जब ऊर्जा हो जाएगा 0 तो ये दोस्तों बिल्कुल भी गति नहीं कर सकती। जैसे कि मान चलते हैं जो आपकी ये कार है वो बहुत ही धीरे धीरे गति कर रही है, मतलब इसकी जो गति की जो दोस्तों स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, यानी कि वो कम स्पीड के साथ दोस्तों यह गतिमान है, लेकिन आपको इस कार को रोकना होगा। तो अगर हम एक व्यक्ति से कहें कि आप इस कार को रोक दीजिए तो क्या एक व्यक्ति इस कार को रोक सकता है? तो दोस्तों अगर एक व्यक्ति इस कार पर बल लगाएगा तो उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल के प्रभाव से जो आपका कार होगा वो दोस्तों नहीं रुकेगा। फिर अगर दोस्तों एक व्यक्ति को और भेजा जाए तो आपके 2 व्यक्ति के आने के कारण भी जो आपका कार होगा वो हो सकता है कि ना रुके। अगर एक व्यक्ति और भेजा जाए तो आपके जो व्यक्ति होंगे वो 3 हो जाएंगे। हो सकता है कि 3 व्यक्ति के उपस्थिति में भी आपका जो कार है वो गतिमान ही रहे, वो ना रुके। अगर दोस्तों हम लोग 10 व्यक्ति अगर लेकर जाते हैं, मान के चलते हैं कि इस कार को रोकने के लिए अगर 10 व्यक्ति अपना बल लगा रहे हैं तो दोस्तों सपोज दैट मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल के प्रभाव से जो आपका ये कार है वो दोस्तों रुक जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 10 व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य है वो दोस्तों कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में चला जाएगा और इनके द्वारा किए गए कार्य से प्राप्त जो ऊर्जा होगा वो दोस्तों इस कार पर क्या होगी, कार पर दोस्तों स्थानांतरित हो जाएगी। और जब स्थानांतरित हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कि इन 10 व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का जो परिमाण है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके इस कार के गतिज ऊर्जा के बराबर है, इसीलिए जो कार है आपकी वो दोस्तों रुक गई। अगर इसमें से किसी एक व्यक्ति को हटा दिया तो फिर जो ये कार है वो क्या करेगा कि वो दोस्तों अपनी दिशा में चलना शुरू कर देगा। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए कि अगर कोई पिंड या वस्तु अगर ई ऊर्जा के साथ गतिमान हो तो अगर उसे विराम अवस्था में लाना है तो हमें ई के बराबर ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वही उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अब इसके व्यंजक को प्राप्त करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे गतिज ऊर्जा के व्यंजक को। तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब आगे के जो विशेषता है आपके उसे समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपके गतिज ऊर्जा से संबंधित जो व्यंजक है उसे दोस्तों हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उस व्यंजक के दोस्तों आधार पर ही आपको आगे की जो विशेषताएं हैं वो समझ में आएगी। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है गतिज ऊर्जा के व्यंजक में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कार्य की उस मात्रा द्वारा दी जाती है जो विराम में आने से पहले उस वस्तु द्वारा किया जाता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु गतिमान है यानी वो अपने गति की अवस्था में है तो दोस्तों उस वस्तु के विराम में आने से पहले उस वस्तु के दोस्तों गति की अवस्था में ही जो कार्य किया गया है उस कार्य के आधार पर ही हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का परिकलन करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मान लेते दोस्तों कि यहाँ पर हमारा एक वस्तु है, देखिए लिखे हैं यदि द्रव्यमान m का कोई पिंड विराम से शुरू होकर s दूरी तय करने के बाद एक अचर बल F की क्रिया से v का वेग प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक पिंड है, ठीक, और ये जो पिंड है आपका वो दोस्तों v वेग से गतिमान है।
भी वेग से क्या कर रहा है ये दोस्तों, गति कर रहा है। और जब ये दोस्तों गति कर रहा है तो आपको पता है कि गति करने के फलस्वरूप दो प्रकार के क्या होते हैं, बल लगते हैं, एगो क्रिया और एगो प्रतिक्रिया। तो दोस्तों अगर इस वस्तु की गति इस दिशा की तरफ अगर हो रही है तो इस वस्तु पर जो बल लगेगा इस सतह से, क्योंकि दोस्तों गति करने के लिए अगर कोई वस्तु सतह पर गति कर रही है तो उसमें दोस्तों इसके विपरीत क्रिया में कार्य करने वाला जो बल होगा वो आपका घर्षण बल कहलाएगा। तो देखिए इस दिशा की तरफ वस्तु की गति के विपरीत दिशा में जो ये दोस्तों आपका बल लग रहा है ना F, ये जो बल आपका F लग रहा है ये दोस्तों आपका घर्षण बल लग रहा है। यानी इस घर्षण बल के कारण आपकी जो वस्तु है वो भी वेग से आगे की ओर वो बढ़ रही है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये जो आपकी वस्तु है वो क्या करती है कि इस दूरी तय करने के पश्चात, देखिए इस दूरी है ना, यानी यहाँ से जब वस्तु आपकी यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर आने के क्रम में इस वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है दोस्तों वो होती है s। और जब वस्तु s दूरी तय करके यहाँ पर पहुँचती है तो उसका जो अंतिम वेग है वो दोस्तों प्राप्त हो जाता है 0। 0 कहने का मतलब कि ये जो वस्तु है आपकी वो अब विराम की अवस्था में आ चुकी है, वो बिल्कुल भी गति की अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें दोस्तों यहाँ पर इसका व्यंजक बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वस्तु गतिमान थी तो उस समय इसका जो वेग था वो था v, लेकिन जैसे ही आपकी वस्तु विराम की अवस्था में आ गई तो उस समय इसका जो वेग है वो हो गया 0। तो आप समझ सकते हैं कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो है दोस्तों v और जो इसका अंतिम वेग है वो है आपका 0। ठीक है, और जो दूरी है तय की गई वो है कितना, तो वो है s। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि गति के तृतीय समीकरण से चलने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे चूँकि गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर ये जो v देख रहे हैं ये इसका प्रारंभिक वेग है और यहाँ पर जो v देख रहे हैं v बराबर 0, ये दोस्तों इसका अंतिम वेग है। यहाँ देख सकते हैं कि u को हम लोग बोलते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग और जो v है इसे हम लोग बोलते हैं वस्तु का अंतिम वेग है। तो हम लोग अंतिम वेग देख सकते हैं कितना मिला है 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0 रखेंगे, 0 का होल स्क्वायर। जो आपका प्रारंभिक वेग है u स्क्वायर उसे दोस्तों हम लोग u के स्थान पर v ही रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो v है आपका यानी आपका जो वेग है इस वस्तु का वो दोस्तों v के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे v रखेंगे तो आ जाएगा v² और प्लस 2as। ठीक, समझ गए आप लोग। यानी यहाँ पर जो v देख रहे हैं ये दोस्तों आपके वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब जिस वेग से आपकी वस्तु गतिमान है वही दोस्तों यहाँ पर वेग दर्शाया जा रहा है। देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इस 2s को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा -2as और बराबर हो जाएगा v का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हमें a निकालना होगा। a तो a जब निकालेंगे तो जानते क्या होगा, ये आपका इसमें a के साथ जो s और जो 2 आपके गुणांक में है वो दोस्तों चलाएगा भागा में, यानी v² अपॉन हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा s और यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी a बराबर -v² बटा में 2s। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से यह पता चलता है कि वस्तु का त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है, इसलिए वेग की दिशा में वस्तु का त्वरण बराबर, जब आपके वस्तु के वेग की विपरीत दिशा में जो वस्तु का त्वरण है वो आया है -v² अपॉन 2s। तो दोस्तों वस्तु के वेग की दिशा में जो वस्तु का त्वरण होगा वो आपको आएगा प्लस के रूप में। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्लस के रूप में लिखेंगे, यानी कि v² अपॉन 2s। ठीक है, a नहीं होगा, ओनली फॉर 2s होगा। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार कार्य की परिभाषा से। तो कार्य का परिभाषा क्या होता है, तो दोस्तों जानते हैं कार्य का जो परिभाषा होता है W गुणे बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू हो जाएगा आपका S। ठीक, तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि जो वस्तु का कार्य होता है वही उस वस्तु की ऊर्जा होती है। तो हम लोग W के स्थान पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं A यानी कि एनर्जी, और हमें क्या बताया है गतिज ऊर्जा। तो इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे K, यानी ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो बल F है उसको हम लोग तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो आएगा क्या चीज, तो F के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे ma इंटू आपका हो जाएगा S। तो लिखेंगे चूंकि F बराबर ma, बस इतना आप लोग क्या कीजिए साइड में दिखा दीजिए। उसके बाद E K बराबर m है तो उसको m रहने दीजिए गुना एक, देखिए a बराबर कितना है
तो दोस्तों आपका जो ए है यानी जो त्वरण है वो है वी स्क्वायर बटा में 2s, ये है ना। तो इसे हम लोग यहाँ पर उतार देंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर अब बटा में 2s गुना s। ठीक, इसे दोस्तों आप लोग मान लेना समीकरण 1 और यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से ऐसे। ठीक है, अब देखिए हाई एस आपका ख़त्म हो गया। तो देख सकते हैं इसलिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फार्मूला है, जो इसका व्यंजक है, वो दोस्तों निकल कर आ गया 1/2। इसको बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 m को m रहने देंगे, आई आपका हो जाएगा वी स्क्वायर। आई इसको हम लोग ऐसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से इसका जो बीजीय व्यंजक है वो दोस्तों निकल कर आ गया। यही होता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो दोस्तों आपने जो ये व्यंजक प्राप्त किया है वो दोस्तों आपने कैसे प्राप्त किया है, तो वस्तु के कार्य करते हुए आपने प्राप्त किया है। और ये जो वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य है वो कब हो रहा है, जब वस्तु गति की अवस्था में है। अगर जैसे ही वस्तु अपने गति की अवस्था को विराम कर लेगी तो उस स्थिति में दोस्तों इसका जो आप निकालोगे ऊर्जा का परिमाण वो आपको बिल्कुल भी दोस्तों नहीं निकल सकता है। ठीक है, पूरा जीरो मिल जाएगा, भी का मान क्या हो जाएगा आपको 0। इसीलिए इसके कार्य करने के दौरान ही आप इसका दोस्तों परिमाण निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर बताया जो विराम में आने से पहले उस वस्तु द्वारा किया जाता है, बताया ना। अब दोस्तों आप लोग देखिए आगे का जो विशेषता है इससे संबंधित है। बताया जा रहा है गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसकी चाल के वर्ग का समानुपाती होता है। तो देख सकते हैं वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है m, माने है ना कि यदि द्रव्यमान m का कोई पिंड यानी कोई वस्तु, ठीक, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो आपका काइनेटिक जो एनर्जी है वो दोस्तों प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो m के, क्योंकि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। और साथ ही देख सकते हैं कि इसका वस्तु का जो वेग है वो दोस्तों वी स्क्वायर है, यानी वस्तु का जो वेग का जो वर्ग है वो किसके दोस्तों प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यानी उस वस्तु के गतिज ऊर्जा के। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसकी चाल के वर्ग का समानुपाती होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें देख सकते हैं, बताया जा रहा है यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। सिंपल है, देख सकते हैं कि आपका जो एनर्जी है वस्तु का गतिज ऊर्जा वाली वो दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वस्तु के द्रव्यमान का। यानी मान के चलते हैं कि अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस स्थिति में वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो दोस्तों E प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दें, दुगना करने का मतलब कि अगर m के स्थान पर अगर 2m हो जाए तो वहाँ पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो भी दोस्तों दुगना हो जाएगी, यानी कि ये अपने दुगना रूप को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो देख सकते हैं ये अपने क्या है, कंजर्व रूप में है। ठीक है, ये 2 मीटर नहीं है, 2m है, यानी बता रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी दुगनी हो जा रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यदि वस्तु की चाल दुगनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। चाल यानी दोस्तों देख सकते हैं चाल को हम लोग संबोधित करेंगे किससे, तो चाल को हम लोग संबोधित करेंगे वी स्क्वायर से। तो यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, तो वी स्क्वायर के। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर वी के स्थान पर अगर इसके चाल को हम दोगुना कर देते हैं, दुगुना, तो वी के स्थान पर हम लोग लिख देंगे 2v स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर इसे लिखना 2v और उसके बाद हो जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर है स्क्वायर, तो v के स्थान पर आ गया दोगुना v और उसका हो गया स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखेंगे e के प्रोपोर्शनल दुदुनी के 4 आई हो जाएगा v का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु का चाल दोगुना हो गया तो उस स्थिति में इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी हो गई, तो वो 4 गुना हो गई। यानी अगर आप इधर 4 लगाओगे ना, 4 अगर इधर पर लगा दोगे तब जाकर इसका जो कंजर्वेशन, तब जाकर दोस्तों ये आपकी जो, तब जाकर दोस्तों यह इसके बराबर होगा, किसके, तो इसके। यानी इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कटा दोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल ओनली फॉर वी स्क्वायर। तो देख सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप
इस व्यंजक को प्राप्त कर लीजिएगा तो आगे की जो विशेषताएं आपको वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यही दोस्तों था आपकी गतिज ऊर्जा। सारा के सारा दोस्तों मैंने गतिज ऊर्जा के बारे में आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित करा दिया, बता दिया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, किस तरीके से काम कर सकती है, इसकी जो पहचान है वो हम कैसे कर सकते हैं, और साथ ही गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक वो कैसे प्राप्त किया जाता है वो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कि जो यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों वो कहाँ पर देखी जाती है। देखिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु विराम में रहकर अपनी गति को प्रदर्शित करती है तो उस स्थिति में दोस्तों उसकी जो ऊर्जा होगी वो आपके यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। जैसे कि मान के चलते हैं नाचता हुआ लट्टू, तो दोस्तों आपको पता है कि जो लट्टू होता है वो अपने धुरी पर नाचता है और आप देख सकते हो कि वो बिना अपना स्थान बदले ही क्या करता है, वो दोस्तों गति करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें स्थान बदला नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, वो अपने मन को मतलब कि जिस स्थान पर है उसी स्थान पर है, वो इसमें बिल्कुल भी दोस्तों उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में लट्टू में जो ऊर्जा होगी वो आपके स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी, और साथ ही जो आपका लट्टू है वो घूर्णन कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो उस स्थिति में उसकी जो ऊर्जा होगी वो आपके गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। यानी कि उस लट्टू द्वारा किया गया जो कार्य है दोस्तों उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो आपके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग होगी। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा। यही दोस्तों कारण है कि अगर आपके मोटर बनाए जाते हैं या कोई भी दोस्तों ऐसा यंत्र बनाया जाता है जो कि घूमने वाला काम करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें कौन सा काम कर रहा है ऊर्जा, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी वाला काम कर रहा है, यानी कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा काम कर रहा है। जैसे कि पंखे की गति हो गया, अगर दोस्तों पंखा चलता है तब देख सकते हैं कि पंखा बिना स्थान बदले ही अपने दोस्तों जहाँ पर है वहीं पर क्या करता है, वो घूर्णन करता है। तो देख सकते हैं कि जब पंखा स्थान नहीं बदल रहा है तो उसकी टोटल जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों संचित है, और साथ ही दोस्तों जब वो गतिमान है, अपने आप को गति में रखा है उसी स्थान पर, तो देख सकते हैं कि उसके साथ उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी प्रदर्शित हो रही है। तो वहाँ पर उसके दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के साथ गतिज ऊर्जा भी है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो उसकी ऊर्जा होगी वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानी जाइए। अब मान के चलते जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, अगर दोस्तों हेलीकॉप्टर मान के चलते गतिमान नहीं है, अगर वो आसमान में एक जगह दोस्तों अगर स्थिर है और स्थिर रहकर अगर दोस्तों क्या करता है कि कुछ समय के लिए अगर वो स्थिर रहता है, या मान के चलते हैं कि उस हेलीकॉप्टर से कोई व्यक्ति अगर नीचे उतरता है किसी काम के लिए, किसी चीज़ को दोस्तों बचाने के लिए, तो वहाँ पर देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी दोस्तों अपना स्थान नहीं बदल रही है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का जो पंखा है वो दोस्तों क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के साथ गतिज ऊर्जा भी है, इसलिए बोलेंगे कि वहाँ पर जो ऊर्जा काम कर रही है वो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा काम कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा की पहचान कर सकते हैं। जबकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा दोस्तों आपकी किसी गतिमान वस्तु के लिए संबंधित होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों किसी वस्तु के विराम स्थिति के लिए संबंधित होती है। अगर जैसे ही दोस्तों हम लोग उस वस्तु पर अगर बल लगाते हैं यानी कार्य करते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए कार्य से उस वस्तु की जो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप धनुष के तीर से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धनुष की डोरी क्या थी, धनुष की डोरी दोस्तों जब अपने सामान्य रूप में थी तो उस समय उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कम थी, लेकिन जब आपने उस डोरी पर कार्य किया तो दोस्तों उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपका बढ़ गया। जैसे कि आप गुर्देल देख सकते हैं, गुर्देल को दोस्तों जितना आप कस के पीछे की ओर टांगते हैं उससे निकला हुआ जो पत्थर है उतना ही अधिक दूरी तय करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों उस गुर्देल के रबड़ पर आप जितना कार्य करोगे तो आपके द्वारा किए गए कार्य से उस गुर्देल पर दोस्तों ऊर्जा संचित होती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। और यही स्थितिज ऊर्जा उस पत्थर को आगे गतिज ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर करती है, जिससे जो पत्थर होता है वो बहुत ही आगे क्या करता है दोस्तों, वो गति करता है। जैसे कि मान चलते हैं, आप कभी देखे होंगे कि ये साइकिल के पीछे होता है ना उठाने वाला, जिसमें दोस्तों सामान को रखा जाता है फिर उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, नहीं होता है नीचे ऊपर उठाने वाला, तो उसको दोस्तों अगर आप धीरे से उठाकर छोड़ोगे ना तो कम आवाज़ करेगा, और दोस्तों और थोड़ा सा ऊपर उठाओगे छोड़ दोगे तो फिर ज़्यादा आवाज़ करेगा, अगर पूरा दोस्तों उसको खींच दोगे आप छोड़ोगे तो बहुत ही कस के आवाज़ करेगा। क्योंकि आप जितना दोस्तों उसको उठा रहे हैं यानी कि आप उस पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी आप के द्वारा लगाया गया जो बल है उस पर ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए दोस्तों इसमें जो संचित जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोस्तों उसमें ज़्यादा स्टोर हो रहा है, इसलिए क्या करता है कि दोस्तों वो ज़्यादा आवाज़ करता है। समझे? तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में जान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो वीडियो है आपका वो है स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो उस पर दोस्तों हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो यह गतिज ऊर्जा है ये बिल्कुल भी दोस्तों आपका अपेक्षिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग समझ कर रखना। अपेक्षिक जो ऊर्जा है वो आपका स्थितिज ऊर्जा है, ना कि आपकी गतिज ऊर्जा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।